आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट चौथा, पॉइंट पाँचवा और पॉइंट छठा जो है पढ़ने वाले हैं। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 यानी 3 ठो क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। 3 ठो क्वेश्चन, उन तीनों क्वेश्चन का अध्ययन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है डाल दूँगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट नंबर 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? फिर एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखिए, इसको आप समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अतिरिक्त, अब ये नियत भाड़ा क्या होता है? तो नियत भाड़ा का मतलब हुआ जैसे कि आप कहीं पर टैक्सी में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी नगर में गए, उस नगर में एक टैक्सी लगा है। मान लीजिए हम टैक्सी में बैठ के उतर गए। तो टैक्सी में बैठ के उतर गए तो वहाँ पर जो टैक्सी वाला है वो बैठने का चार्ज हमसे ले लिया कि भाई तू चढ़ा क्यों इसमें, तो उसका चार्ज जो है हमसे ले लिया और वो फिक्स रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम चढ़ के उतरे नहीं, आगे की तरफ चले गए, तो बैठ के अगर हम कुछ दूरी गए तो बैठने का चार्ज हमसे लिया और साथ में जो दूरी गए हैं वो दूरी का चार्ज भी हमसे लिया। तो यही प्रावधान है एक नगर में। क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अलावा, नियत मतलब बैठने का चार्ज, मान लीजिए उसको कि आप बैठ के उतर गए तो वो जो बैठने का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा, या फिर बैठ के आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर गए हैं तब भी आपको वो बैठने का चार्ज देना पड़ेगा। मतलब उसको हम नियत भाड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नियत भाड़ा फिक्स कर दिया गया है कि आपको बैठने का चार्ज इतना लगेगा, आप दूरी जाइए या फिर नहीं जाइए। दूरी अगर जाइएगा कुछ दूरी तो उसके लिए आपको अलग से भाड़ा देना पड़ेगा, और जो बैठे हैं उसका किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। तो यही क्वेश्चन है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा के अलावा, अतिरिक्त मतलब छोड़कर, मतलब बैठने का चार्ज है उसको छोड़कर चली गई दूरी पर भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है। बैठने का चार्ज और बैठने के अलावा आप जितना दूरी गए हैं उन दोनों पैसा को मिलाकर जो है भाड़ा लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, एक आदमी 10 किलोमीटर दूरी जाता है, 10 किलोमीटर जाता है तो उसको भाड़ा देना पड़ता है 105 रुपया, जबकि एक आदमी 15 किलोमीटर जाता है तो उसको भाड़ा देना पड़ता है 155 रुपया, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है कि बताइए कि वो टैक्सी का जो बैठने का चार्ज है वो कितना है और साथ ही प्रत्येक किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है। ये दो चीज़ निकालना है। देखिए लिखा है कि नियत भाड़ा मतलब बैठने का चार्ज, उसको हम समझ लेते हैं वो, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, मतलब बैठने के अलावा जो आप दूरी जाते हैं उसका किराया कितना ले रहा है टैक्सी वाला हमसे। ये दो चीज़ निकालना है। और साथ में एक चीज़ और निकालना है कि मान लीजिए आप ये दोनों चीज़ निकाल लेते हैं कि बैठने का चार्ज कितना है और प्रत्येक किलोमीटर का किराया कितना है, ये दोनों चीज़ पता चल जाता है। तब आपको लास्ट में निकालना है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करना है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, नियत चार्ज जो है यानी कि नियत भाड़ा जो है बैठने का, वो 10 किलोमीटर जो आदमी जा रहा है उसको भी उतना ही लगेगा, और 15 किलोमीटर जो आदमी जा रहा है दूरी उसको भी उतना ही लगेगा बैठने का चार्ज, और 25 किलोमीटर जो जाएगा, मतलब आप जाइए चाहे ना जाइए, चाहे 50 किलोमीटर जाइए चाहे 200 किलोमीटर जाइए, बैठने का चार्ज फिक्स है कि उतना ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो बैठ के उतर गया उसको कम देना पड़ेगा और जो बैठ के 10 किलोमीटर गया है उसको बैठने का चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सबको वो जो बैठने का चार्ज है वो सेम लगता है। नियत भाड़ा फिक्स कर दिया गया है कि इतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पहले वो नियत भाड़ा कितना है टैक्सी का वो निकालना है, और साथ में प्रत्येक किलोमीटर का भाड़ा क्या है वो निकालना है। तो दोनों चीज़ हम मान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा, मान लेते हैं कि टैक्सी का नियत भाड़ा है 100 रुपया। नियत भाड़ा बोले तो
बैठने का चार्ज मान लीजिए कि 100 रुपया है, ठीक है। अब यही 100 रुपया सबको देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर गया है उसको भी इतना ही लगेगा, 15 किलोमीटर गया है उसको भी उतना ही लगेगा, और 10 किलोमीटर गया है उसको भी उतना ही लगेगा, क्योंकि बैठने का चार्ज सबके लिए बराबर होता है। बाकी आप दूरी ज़्यादा जाइएगा तो उसके हिसाब से आपको अलग पैसा लगेगा, ठीक है। तो मान लिए कि टैक्सी का नियत किराया है 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया, ठीक है। यही दो चीज़ निकालना है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है और नियत भाड़ा क्या है, ये दो चीज़ निकालना है। दोनों चीज़ हम मान लिए कि टैक्सी का नियत किराया कितना है 100 रुपया और प्रति किलोमीटर का किराया कितना है y रुपया, मतलब जितना किलोमीटर जाइएगा उसमें y के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। देखिए प्रश्न के अनुसार ध्यान से यहाँ पढ़ना है। देखिए 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा है 105 रुपया, मतलब एक आदमी 10 किलोमीटर दूरी जा रहा है तो उसको लग रहा है 105 रुपया, ठीक है। अब बताइए जो 10 किलोमीटर आदमी गया है उसको 105 रुपया जो लगा है उसमें बैठने का चार्ज भी है और साथ में 10 किलोमीटर का किराया भी है, दोनों मिला के लिया गया है 105 रुपया। समझ रहे हैं ना। मतलब देखिए जो 10 किलोमीटर आदमी गया है उसको बैठने का चार्ज देना पड़ा है कि नहीं पड़ा है। बैठने का चार्ज 100 रुपया, वो सबको देना पड़ेगा 100 रुपया, क्योंकि फिक्स कर दिया गया है बैठने का चार्ज, यानी कि नियत भाड़ा फिक्स है कि 100 रुपया ही देना पड़ेगा। आप दूरी ज़्यादा जाइए चाहे कम जाइए। तो जो 10 किलोमीटर व्यक्ति गया है उसको बैठने का चार्ज लगेगा, कितना लगेगा तो 100 रुपया हम मान लिए हैं। तो और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है ना। 1 किलो मैंने प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपया है, तो 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा 10 गो y, ठीक है। देखिए 10 किलोमीटर कोई आदमी गया है तो y रुपये के हिसाब से 1 किलोमीटर का भाड़ा है y रुपया, तो y रुपये के हिसाब से 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा तो 10y होगा ना। देखिए 10 किलोमीटर का y रुपये के हिसाब से 10 गुने y बराबर हो जाएगा 10y। ये 10 किलोमीटर का भाड़ा हुआ और बैठने का चार्ज लगेगा ना, तो बैठने का चार्ज कितना है तो वो है 100 रुपया। इसीलिए बैठने का चार्ज 100 रुपया और साथ में इसको हम नियत भाड़ा कहते हैं, और साथ में 10 किलोमीटर का किराया है 10y, दोनों के जोड़ के लिया गया है 105 रुपया। ये समीकरण पहला हो गया। क्लियर है। देखिए 105 रुपया जो लिया है एक व्यक्ति से, उसको 10 किलोमीटर का भाड़ा लिया गया है, 10 किलोमीटर का भाड़ा भी उसमें है और साथ में बैठने का चार्ज भी है, दोनों चार्ज जोड़ के लिया गया है 105 रुपया। समीकरण पहला हो गया। फिर एक आदमी 15 किलोमीटर जाता है। देखिए 15 किलोमीटर गया है तो उसको लगा है भाड़ा 155 रुपया। जब वो 15 किलोमीटर गया है तब 15 किलोमीटर का y रुपये के हिसाब से क्या रुपया हो जाएगा 15 किलोमीटर का 15 किलोमीटर का भाड़ा हो जाएगा 15 गो y रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से 15 किलोमीटर का 15y हो गया, ठीक है। और साथ में बैठने का चार्ज उसको भी लगेगा, वो कितना है बैठने का चार्ज तो 100 रुपया, वो 100 रुपया फिक्स है। चलिए दूसरा आदमी जो है उसको 15 किलोमीटर वो गया है, तब 15 किलोमीटर का 15y और साथ में बैठने का चार्ज 100 रुपया, दोनों के दाम जो मतलब दोनों किराया जोड़ कर जो है उससे 155 रुपया लिया गया है। तो ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। क्लियर है। अब देखिए समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड निकाल लिए हैं, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हम हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण फर्स्ट में देखिए मेन है समीकरण निकालना। अगर समीकरण निकाल लेते हैं तो यहाँ से आगे तो आप मेथड जानते ही हैं प्रतिस्थापन विधि, उससे आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। मेन है इसका समीकरण निकालना, और समीकरण निकालने के लिए हमको ये प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, इसकी बातों को समझना पड़ता है, कितनी स्थिति दिया गया है उन स्थितियों को समझना पड़ता है, बस और कुछ है नहीं इसमें। समीकरण निकल गया तो प्रतिस्थापन विधि से आप एक्स वाई का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण बना लिए हैं, समीकरण में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। लिखे हैं चूँकि समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट समीकरण है x प्लस 10y, x प्लस 10y बराबर 105। अब इसमें x का मान निकाल लेते हैं तो वो y के पदों में निकलेगा, तो 10y को उस पार भेजेंगे तो 105 जेना कितना 10y, उधर गया तो माइनस में 10y, क्योंकि इधर प्लस में 10y है उस पार में गया तो माइनस में 10y। इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा, ठीक है। अब इस x के मान को फर्स्ट से निकाले हैं तो समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर यहाँ लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर
समीकरण सेकेंड क्या है, तो वो है x प्लस 15y बराबर 155। क्लियर है। अब x जहाँ पर होगा वहाँ पर रखेंगे 105 माइनस 10y, तो यहाँ x है तो यहाँ रखेंगे 105 माइनस 10y। क्लियर है। अब देखिए ये प्लस में 15y जैसे है वैसे ही रहेगा, ये वाला प्लस में 15y, उस पार में 155 पहले से है। अब देखिए ये दोनों y वाला पद है तो इसको इकट्ठा कर लेंगे और ये बिना y वाला है तो इसको उस पार ढकेल देंगे। तब प्लस में 15y में से माइनस 10y चला गया तो प्लस में 5y बराबर 155, और ये 105 उधर गया तो माइनस में 105। क्लियर है। अब देखिए 5 गुना में है तो 5 को उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे चला जाएगा तो इस पार केवल y बचेगा। 155 में से 105 चला गया तो बचेगा 50 बचेगा। अब ये 5 गुना में था, इस पर आया तो बट्टा के नीचे 10 बार में 50 कट गया 5 से, तो y का मान निकल गया 10। y का मान निकल गया 10। क्लियर है। y का मान कितना आ गया 10। अब इसी y के मान को दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर, तीनों में से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं। चलिए लिखेंगे अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में डाल देते हैं। चलिए समीकरण फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है x प्लस 10y बराबर 105। इसमें जहाँ पर y होगा इस समीकरण में वहाँ पर रखेंगे y के जगह पर 10, क्योंकि y का मान 10 निकाले हैं। तो x प्लस 10 गुने y के जगह पर 10 बराबर 105। देखिए x प्लस 10 दाही के 100 बराबर 105, तो x बराबर हो जाएगा 105, और ये 100 बराबर के उस पार चला गया, ये 100 जो है बराबर के उस पार चला गया तो माइनस में 100, तो x का मान हो जाएगा 105 में से 100 चला गया तो कितना बचेगा 5, यानी 5 निकल गया किसका मान, x का मान। ठीक है। अब देखिए x हम किसको माने थे, तो x माने थे टैक्सी का नियत किराया, जो बैठने का चार्ज है वो 5 रुपया। तो यहाँ लिखेंगे अतः टैक्सी का नियत किराया, नियत भाड़ा यहाँ लिख देते हैं। नियत भाड़ा कितना माने थे x, तो हो गया 5 रुपया। ठीक है। और प्रत्येक किलोमीटर का किराया माने थे y रुपया, तो y का मान 10 आया है। तो यहाँ लिखेंगे तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा y माने थे तो y का मान निकला है 10, तो ये 10 हो जाएगा प्रति किलोमीटर का किराया। ये हमारा आंसर निकल गया। देखिए x y का मान यहाँ निकाल लिए हम, तो टैक्सी का नियत किराया हो गया 5 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा हो गया 10 रुपया। ठीक है। तो अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है, यहाँ लिखा हुआ है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए उसको कितना किराया देना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा, तो देखिए 100 रुपया तो इसको भी लगेगा बैठने का चार्ज, जो बैठने का चार्ज है, और साथ में 25 किलोमीटर जा रहा है, 25 किलोमीटर तो y रुपया लगता है 1 किलोमीटर का, तो 25 किलोमीटर का लगेगा इसको 25y। क्लियर है। दोनों के जोड़ देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा इसका 25 किलोमीटर का किराया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x प्लस 25y, x प्लस 25y, क्यों, क्योंकि x है बैठने का चार्ज और y के हिसाब से 25 किलोमीटर का हो गया 25 गो y। देखिए x का मान कितना निकाले हैं 5 प्लस 25y, तो 25 गुने y का मान कितना निकाले हैं तो 10। अब देखिए 5 प्लस 25 दाही के 250 और 5 255 रुपया उसको देना पड़ेगा। जो 25 किलोमीटर के लिए यात्रा करेगा व्यक्ति, उस व्यक्ति को 255 देना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। देखिए 10 रुपया होता है 1 किलोमीटर का, जो दूरी जा रहा है वो 10 किलोमीटर की 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लग रहा है। तो 25 किलोमीटर का 10 माने 25 किलोमीटर का 10 के हिसाब से 250 तो यही हो गया, और साथ में 5 रुपया बैठने का चार्ज, तो 250 और 5 255 रुपया हो गया। बहुत सिंपल है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका अगला पॉइंट। देखिए इसका 5वां पॉइंट है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये 5 नंबर में बराबर पूछ देता है। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और ये जो क्वेश्चन है इस आधार पे
इस चैप्टर में हमें और भी कई सारे क्वेश्चन पढ़ना है, तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझ जाते हैं तो आगे भी समझने में बहुत आसानी होगी। तो इसको थोड़ा बढ़िया समझिएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वही भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वो कौन सा भिन्न है उसे ज्ञात कीजिए, निकालिए। देखिए, भिन्न संख्या है एक जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न 9/11 में बदल जाता है, और फिर उसी भिन्न के अंश और हर दोनों में यदि 3 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न 5/6 में बदल जाता है ना। हमें वो भिन्न ज्ञात करना है कि वो कौन सा भिन्न है। देखिए, सबसे पहले भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटे हर के फॉर्म में होता है, अंश बटे हर के रूप में होता है। भिन्न संख्या जो होता है, भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटा हर, अंश बटा हर। अंश बटा हर के रूप में कोई भी भिन्न संख्या होता है। जैसे कि अगर 5/6 लिखते हैं, ये एक भिन्न संख्या है जिसके अंश में हो गया 5 और हर में हो गया 6। ठीक है, अगर मान लीजिए हम अंश लिख देते हैं 2 और हर लिख देते हैं 3, अंश लिख देते हैं 2 और हर लिख देते हैं 3, तब भिन्न संख्या क्या बन जाएगा? भिन्न संख्या बनेगा 2/3। क्यों? क्योंकि अंश बटे हर के रूप में ही भिन्न संख्या होता है। तो अंश मान लेते हैं 2 को, हर मान लेते हैं 3 को, तो भिन्न संख्या क्या बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा। क्लियर है? तो भिन्न संख्या जो होता है वो अंश बटे हर के रूप में होता है। अगर हमें अंश और हर दोनों पता हो जाए तो हम भिन्न भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर हमें अंश पता हो जाए कि कितना है और हर पता हो जाए कितना है तो भिन्न संख्या निकालना बहुत इजीली हो जाएगा, है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके अंश और हर को मान लेते हैं। तो अंश को मान लेते हैं x और हर को मान लेते हैं y। अगर हम अंश को x मान लेते हैं, मान लीजिए अंश को हम x मान लेते हैं और हर को y मान लेते हैं, तब वो भिन्न संख्या क्या बनेगा? तो भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटे हर, यानी भिन्न संख्या बराबर हो जाएगा x/y। क्लियर है? तो भिन्न संख्या बराबर क्या लिखेंगे? x/y, जिसमें अंश हो जाएगा हमारा x और हर हो जाएगा हमारा y। तो यहाँ लिखेंगे हल। देखिए, लिखेंगे माना कि भिन्न संख्या बराबर x/y। अब इसमें हम अंश भी मान लिए हैं और हर भी मान लिए हैं। अंश मान लिए हैं x को और हर मान लिए हैं y को, तब ना भिन्न संख्या x/y हो गया। क्योंकि भिन्न संख्या बराबर होता है अंश बटा हर, जिसमें अंश हो गया x और हर हो गया y। कभी भी कोई भिन्न संख्या बट्टा के फॉर्म में रहेगा तो समझना है कि बट्टा के ऊपर वाले अंश होता है, नीचे वाले को हर कहते हैं। क्लियर है? अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा भिन्न है जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वो भिन्न 9/11 के रूप में बदल जाता है। तो हम मान लिए हैं कि वो भिन्न है x/y। हम मान लिए हैं कि वो कौन सा भिन्न है? तो x/y, जिसके अंश और हर, अंश कहते हैं ऊपर वाले को, हर कहते हैं नीचे वाले को। तो जिसके अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, लिखा है ना, अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो चलिए, इसके अंश में भी और हर में भी, अंश ऊपर हर नीचे, ऊपर भी और नीचे भी 2 जोड़ेंगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके? 9/11 के। लिखा हुआ है ना कि 9/11 के रूप में बदल जाता है। कब? जब उस भिन्न के अंश में भी और हर में भी 2 जोड़ते हैं तब वो 9/11 में बदल जाता है। पहली स्थिति ये कह रही है सवाल की। क्लियर है? दूसरी स्थिति में कह रही है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 5/6 में बदल जाता है। वही भिन्न है, सेम भिन्न है, जिसमें अब 3 जोड़ने के लिए कह रहा है कि उसी भिन्न में अब 2 की जगह पर अगर हम 3 जोड़ते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, यानी अंश में भी और हर में भी, तो वही भिन्न 5/6 के रूप में बदल जाता है। मतलब यहाँ लिखेंगे पुनः x/y, वही भिन्न है, उसी भिन्न के अंश और हर दोनों में यहाँ 2 जोड़ रहे थे तो 9/11 हो रहा था, और यहाँ पे कह रहा है कि 2 के बजाय यदि हम अंश हर में 3 जोड़ते हैं, अंश में भी और हर में भी, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह अगर हम 3 जोड़ते हैं तो वही भिन्न 5/6 में बदल जाता है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए
यहाँ पर इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले में, यानी 11 से x प्लस 2 में गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, और y प्लस 2 में 9 से गुना करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। चलिए x प्लस 2 में 11 से गुना करेंगे तो 11 में 1 से गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 दूना हो जाएगा 22 बराबर। अब 9 से गुना कर लेते हैं इसके हर में, 9 से y में गुना करेंगे 9y और फिर प्लस 9 दूना 18, 9 से 2 में भी गुना होगा, जितना रहेगा सब में गुना होगा। अब देखिए एक्स वाई वाले को एक साइड करेंगे तो एक्स वाला 11x पहले से इधर है ये है, और 9y वाला उधर है तो इसको इस पार लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में 9y हो जाएगा। अब उस पार में बिना एक्स वाई वाले को भेजेंगे तो बिना एक्स वाई वाले 18 पहले से उधर है, और इधर प्लस के माने बराबर की इस पार प्लस में 22 है तो उसको उस पार भेजेंगे तो माइनस में 22 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 11x माइनस में 9y जेना कितने ना बराबर माइनस 22 में से प्लस 18 चला गया तो माइनस में 4। ये हमारा समीकरण हो गया पहला, समीकरण हो गया पहला। सेम क्रिया यहाँ भी करेंगे, जिसके अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पर 5/6 हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर काम किए हैं ना, अंश हर दोनों में 2 जोड़कर 9/11 हो रहा था, तो जोड़ने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एक समीकरण निकाल लिए। सेम क्रिया यहाँ भी करेंगे, तिरछा तिरछी गुना 6 से इसके ऊपर वाले में, क्योंकि 6 नीचे में है तो बराबर की उस पार के नीचे वाले से बराबर की इस पार के ऊपर वाले में गुना करेंगे, और बराबर की इस पार के नीचे वाले से उस पार के ऊपर वाले में गुना करेंगे। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछा तिरछी गुना। ठीक है। चलिए 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18 बराबर 5 में y से गुना करेंगे तो 5y प्लस में 5 यही हो जाएगा 15। क्लियर है। एक्स वाई वाले को एक साइड करेंगे, 6x पहले से इधर है और 5y उधर है, इसको इस पार ले आएंगे तो माइनस में 5y, क्योंकि प्लस में 5y है तो इधर आने पर वो माइनस में हो जाएगा। बराबर के उस पार बिना एक्स वाई वाला 15 है, और ये 18 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो 6x माइनस में 5y ये ना कितने ना बराबर माइनस 18 में से प्लस 15 चला गया तो माइनस में 3। समीकरण दूसरा हो गया। तो दोनों समीकरण समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब दोनों समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट समीकरण है 11x माइनस में 9y बराबर -4। ठीक है। इसमें से x का मान निकाल लेते हैं तो 9y को उस पार भेजेंगे, और फिर 11 को भी भेजना पड़ेगा, तो पहले 9y को भेजते हैं उस पार। इस पार में 11x बचेगा, उस पार में -4 पहले से है, 9y उस पार जाएगा तो माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो प्लस में 9y हो जाएगा। ठीक है। अब 11 को भेजेंगे तो 11 गुना में है x के साथ, जाएगा उस पार तो बट्टा के नीचे हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा -4 प्लस में 9y अब बट्टा के नीचे 11 हो जाएगा। ये वाला 11 बट्टा के नीचे चला जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण तीसरा प्रतिस्थापन विधि के अनुसार। चलिए अब करना क्या है, इस मान को यानी x के मान जो निकाले हैं फर्स्ट में से, इस मान को समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करेंगे, यानी कि रखेंगे। देखिए लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर यानी कि रखने पर। ठीक है। तो सेकेंड समीकरण क्या है, तो वो है 6x माइनस में 5y बराबर -3। ठीक है। इसमें जहाँ पर x होगा इस समीकरण में, वहाँ x की जगह पर जो x का मान निकाले हैं ना -4 प्लस 9y बटे 11 वो रखेंगे। चलिए तो 6 गुना में है x के साथ, तो x के बदले जो आएगा ये -4 प्लस 9y बटे 11, उसके साथ भी 6 गुना में ही रहेगा, और माइनस में 5y जेना कितना बराबर -3। ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 6 को हुलकाएंगे, तो जब 6 हुलकेगा तो खाली ऊपरे ऊपरे गुना होगा, बताए थे हम। चलिए 6 में 4 से गुना होगा तो माइनस में 6 चौका 24 हो जाएगा, और 6 में प्लस 9y से गुना होगा तो 9 6 के 54y हो जाएगा, 54y। ठीक है। नीचे में 11 जेना कितना, इसमें गुना नहीं होगा। अब ये माइनस में 5y जेना कितना बराबर में -3 जेना कितना। क्लियर है। अब देखिए ये गला का घेग है 11, नीचे लटका हुआ है, तो अपना के छोड़ के सब में गुना होगा, है ना। इसका अपना कौन है, तो माइनस में 24 प्लस में 54y, क्योंकि इसी के नीचे है ना ये, तो जिसके नीचे ये रहेगा वो उसका अपना हो गया। बाकी उसको छोड़कर, इसके अपने वाले को छोड़कर बाकी सब में गुना कर दीजिए। जैसे कि 5y में गुना होगा, बराबर के उस पार भी गुना होगा -3 में। क्लियर है। वैसा ही करेंगे तो -24 इसका अपना है तो जेना है वैसी ही, प्लस में 54y जेना है वैसे,
अब -5 में गुना होगा 11 से, तो -55y बराबर, इसको हटा देते हैं। देखिए 11 तिया ही हो जाएगा माइनस में 33। अब देखिए y वाला पद है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, तो प्लस में 54 गो y, माइनस में 55 गो y, तो माइनस में बचेगा एगो y। अब -24 बिना y वाला है तो उसको उस पार ढकेलेंगे, उस पार में पहले से माइनस में 33 है, अब -24 उधर गया तो प्लस में 24 हो गया, तो माइनस में y बराबर -33 में से +24 घट गया, तो बचेगा माइनस में 9 बचेगा। ठीक है, माइनस में 9 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y का मान हमारा निकल गया 9। क्लियर है। अब इस y के मान को तीनों में से किसी भी एक समीकरण में डालकर हम x का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पुनः y का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, सेकेंड में रखने पर चलिए इस सबको मिटा देते हैं। सेकेंड समीकरण क्या है हमारा? सेकेंड है 6x माइनस में 5 गो y बराबर -3। क्लियर है। इसमें जहाँ पर y होगा वहाँ रखेंगे 9, तो 6x माइनस में 5 गुने y के जगह पर 9 बराबर -3। क्लियर है। अब देखिए 6x माइनस 9 पंचे 45 बराबर -3, तो 6x बराबर -3। अब -45 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 45। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, ऊपर लिख रहे हैं देखिए, यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा -3 प्लस 45 है, 45 में से 3 गया तो 42 बचेगा। 45 प्लस में है, माइनस में 3 है, तो प्लस में 42 बचेगा। और 6x के साथ गुना में है तो इसको 6 को हम उस पार ले जाएंगे तो बट्टा के नीचे 6 चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए x का मान कितना हो जाएगा? 6 7 42, यानी कि x का मान हमारा हो जाएगा 7। क्लियर है, x का मान निकल गया 7 और y का मान निकला है 9। जब x और y दोनों का मान पता हो गया, इसका मतलब भिन्न संख्या भी पता हो गया हमें, क्योंकि भिन्न संख्या बराबर हम क्या माने थे? तो x बट्टा y माने थे, तो लिखेंगे इसीलिए यहाँ लिखेंगे अतः भिन्न संख्या बराबर x बट्टा y माने थे, तो x का मान कितना आया है? तो 7 आया है, बट्टा y का मान कितना आया है? तो 9। तो 7/9 ही हमारा आंसर है। मतलब 7/9 वो भिन्न संख्या है जिसके ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। देखिए ये 7/9 ही वो भिन्न है, 7/9 ही वो भिन्न है जिसके ऊपर भी और नीचे भी 2 जोड़ने पर 9/11 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ऊपर जोड़े 2 नीचे जोड़े 2 यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर 9/11 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। चलिए, और फिर कह रहा है कि ऊपर नीचे 3 जोड़ने पर 5/6। देखिए ऊपर भी और नीचे भी 3 जोड़ते हैं तो क्या ये 5/6 आता है? 7 3 10 और 9 3 12, 2 से काटेंगे 5 मरतबे, 2 से काटेंगे 6 मरतबे, 5/6 आया कि नहीं आया? क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन होगा, छठा क्वेश्चन है, ये आखिरी पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आयु पे आधारित है और आयु पे आधारित क्वेश्चन जो है हमको इस तीसरे चैप्टर में कई सारे क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे और साथ ही साथ आगे भी चौथा चैप्टर में हमको आयु पे आधारित क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए ये शुरुआती क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ढंग समझिएगा, तब जाके आगे की रास्ता जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? निकालिए। देखिए इसके लिए पहले आयु पर आधारित क्वेश्चन में हमें 2 बातों पर ध्यान देना है कि एक पूर्व और एक होता है पश्चात। पूर्व का मतलब होता है पहले और पश्चात का मतलब होता है बाद में। पूर्व का मतलब होता है पहले, यानी कि अभी से पहले, जो अभी वर्तमान में चल रहा है इससे पहले जो समय बीत चुका है उसकी बात हो रही है। ठीक है। और पश्चात का मतलब होता है बाद में, मतलब जो वर्तमान में समय चल रहा है इसके बाद, यानी कि आने वाला समय। बाद का मतलब होता है आने वाला। ठीक है। और पहले का मतलब होता है अभी से जो बीत चुका है पीछे, उसको बोलते हैं पहले, यानी कि पूर्व। क्लियर है। चलिए
अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। यहाँ पर दो कैरेक्टर है, एक है जैकब और एक है उसका पुत्र है, ठीक है। एक जैकब है और एक उसका लड़का है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल पहले, यहाँ लिखा हुआ है 5 वर्ष, सॉरी बाद लिखा है, सब शुरू में लिखा है 5 वर्ष बाद। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद, माने 5 साल के बाद जैकब का जो आयु होगा वो उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगा। देखिए लिखा है ना, हो जाएगा, मतलब आने वाला टाइम में हो जाएगा। जैसे कि अभी जितना उम्र है ना दोनों का, उसमें 5 साल बाद और जाएगा उम्र, दोनों का 5 साल और बढ़ेगा, तो जैकब का जो आयु है उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, वही 5 साल पहले की बात करें, अभी से 5 साल पीछे की बात करें, तो उस समय पे जो दोनों का आयु था उसमें जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। माने 5 साल पहले जो है जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, ठीक है। और 5 साल बाद जो जैकब का आयु होगा वो अपने पुत्र की आयु के मात्र 3 गुनी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है, अभी कितने उम्र दोनों का हो रहा है, ये निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं कि अभी जो है जैकब का x वर्ष है उम्र अभी, और उसके पुत्र का उम्र है y वर्ष, ठीक है। यहाँ लिखते हैं हल में, यहाँ लिखेंगे माना कि जैकब का वर्तमान आयु, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष। मान लेते हैं कि जैकब का वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी का, प्रेजेंट में जो चल रहा है, अभी कितना आयु है, x वर्ष है जैकब का, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु, उसके पुत्र का वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष है। मतलब जैकब अभी x वर्ष का है और उसका लड़का जो है वो y वर्ष का है, ठीक है। सवाल में लिखा हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न से, 2 स्थिति दिया हुआ है, ध्यान समझिए। एक स्थिति है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, देखिए अभी वाले उम्र में नहीं कह रहा है, कह रहा है कि अभी से 5 साल के बाद जो आयु होगा ना, उसमें जैकब का जो आयु होगा वो उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी आने वाले टाइम में। जैसे अभी जैकब x वर्ष का है तो 5 साल के बाद क्या वर्ष का हो जाएगा, तो x + 5, तो उसका लड़का भी 5 साल के बाद हो जाएगा y + 5 का, क्योंकि अभी का उम्र उसके लड़का का y वर्ष है, तो 5 साल के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, y + 5। देखिए ये x वर्ष किसका उम्र है, जैकब का वर्तमान आयु, और ये y वर्ष किसका उम्र है, तो उसके पुत्र के वर्तमान आयु। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो दोनों की उम्र 5 साल बढ़ेगा ना, तो 5 साल बढ़ने का मतलब है 5 साल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी 20 साल का है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, तो 25 साल का हो जाएगा, यानी 5 साल जोड़ के, है ना। तो उसी तरह से बाद वाले आयु में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अभी दोनों 5 साल बढ़ेगा ना, दोनों की आयु 5 साल बढ़ेगा, तो ये जैकब का x वर्ष था वर्तमान आयु, उसमें 5 साल जोड़ दिए तो ये 5 साल बाद क्या आयु हो गया जैकब का, और y वर्ष था उसके पुत्र का वर्तमान आयु, उसमें 5 साल जोड़ दिए तो 5 साल के बाद का आयु हो गया, ठीक है। तो ये उसके पुत्र का आयु है, अभी का नहीं, 5 साल बाद वाला है, और ये जैकब का आयु है, अभी का नहीं है, मतलब 5 साल बाद वाला है। तो यही ना कह रहा है कि 5 साल बाद वाला जो आयु होगा जैकब का, वो उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जितना उसके पुत्र का आयु होगा ना, उसके 3 गुना के बराबर जो है जैकब का आयु हो जाएगा। कब, 5 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद जैकब का आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुना बराबर हो जाएगा, 3 गुना के बराबर हो जाएगा जैकब का आयु, ठीक है। तो 3 गुना उसके पुत्र में कर दिए, दोनों हो गया बराबर, ठीक है। अब देखिए x + 5 बराबर 3 को लगाएंगे इधर, 3y प्लस 5 थी यही 15, तो x y वाले को इस पार लाएंगे तो माइनस में 3y हो जाएगा, बराबर को उस पार 15, और ये +5 उधर गया तो -5, तो x - 3y बराबर 10। 15 में से 5 गया तो 10 समीकरण फर्स्ट। क्लियर है, ये पहली स्थिति से हमारा एक समीकरण बन गया। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, यानी कि यहाँ लिखेंगे पुनः। देखिए x वर्ष है जैकब का आयु, अभी का आयु, और y वर्ष है उसके पुत्र का अभी का आयु। तो 5 साल पहले कितना था, तो मान लीजिए किसी का उम्र अभी 30 साल है, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो 5 साल पहले के लिए हम 5 साल माइनस कर देंगे, आराम से निकल जाएगा 25 वर्ष। समझ रहे हैं ना,
तो वही यहाँ पर करेंगे। अब भी जैकब का आयु x वर्ष है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो x माइनस 5 और उसके पुत्र का अभी का आयु y वर्ष है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, तो y माइनस 5। ठीक है, तो कह रहा है देखिए ये 5 साल पहले का आयु हो गया जैकब का और ये उसके पुत्र का 5 साल पहले वाला आयु हो गया। तो 5 साल पहले वाला जो जैकब का आयु था वो उसके पुत्र के आयु के 7 गुना था। जितना उसका पुत्र का आयु था ना उसके 7 गुना के बराबर जैकब का आयु था 5 साल पहले। देखिए उसके पुत्र में 7 गुना कर दिए, दोनों हो गया ना बराबर। चलिए x माइनस 5 जेना के तेना बराबर 7 में 7 को हुलकाएंगे इसमें तो 7 में y से गुना होगा तो 7y, 7 से माइनस 5 में गुना होगा तो 7 पंचे 35। देखिए x y वाले को इस पार लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में 7y हो जाएगा, उस पार में माइनस 35 पहले से है, माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5। क्लियर है, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 में से प्लस 5 गया तो माइनस में 30। ये समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में चलते हैं और इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। फर्स्ट क्या है, तो x माइनस 3y बराबर 10, इसमें x का मान निकाल लेते हैं तो 3y को उस पर भेजेंगे तो 10 माइनस में 3y उस पर जाएगा तो प्लस में 3y। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया, 10 प्लस 3y, इसको मान लेंगे समीकरण तीसरा। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित कर देंगे, रख देंगे। लिखेंगे अब x का मान समीकरण सेकेंड में प्रतिस्थापित करने पर सेकेंड समीकरण क्या है, तो सेकेंड समीकरण है x माइनस 7 को y बराबर माइनस 30। देखिए तो x को हटाएंगे, इसके जगह पर 10 प्लस 3y रखेंगे, माइनस में 7y जेना के तेना बराबर 30, माइनस में 30। क्लियर है, अब देखिए माइनस 7 में से प्लस 3 गया तो माइनस में 4y और ये बिना y वाला है तो उसको उस पार ले जाएंगे, उस पार में माइनस 30 पहले से है, 10 गया उधर तो माइनस 10, तो माइनस में 4y बराबर माइनस 30 10 40, माइनस से माइनस कट गया तो y का मान 40 होगा, 40 और नीचे में आ जाएगा 4, ये गुना में है तो नीचे में आ जाएगा 4 दही के 40, तो y का मान कितना निकल गया 10, y का मान निकल गया 10। अब इस y के मान को तीनों में से किसी भी समीकरण में डालेंगे तो x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट समीकरण क्या है, तो वो है x माइनस 3y बराबर 10। तो चलिए x माइनस 3 गुने y के जगह पर 10 बराबर 10, तो x माइनस 10 यही 30 बराबर 10, तो x बराबर 10 और माइनस 30 इधर आया तो प्लस 30, यानी x का मान 30 10 40 हो गया। ठीक है, x और y दोनों का मान निकल गया, यानी कि x हम माने थे जैकब का वर्तमान आयु और y माने थे उसके पुत्र का वर्तमान आयु। तो यहाँ लिखेंगे अतः जैकब की वर्तमान आयु x माने थे तो x का मान आया है 40, तो 40 वर्ष हो जाएगा जैकब के अभी का आयु वर्तमान आयु, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु y माने थे तो y का मान 10 आया है, यानी उसका पुत्र कितना है अभी, कितना साल के अभी है 10 साल के, जैकब कितना साल के अभी है 40 साल के। ठीक है, चलिए थोड़ा क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए 40 साल है जैकब का आयु अभी का और 10 साल है उसके पुत्र का आयु। तो सवाल में क्या कह रहा था शुरू में कि 5 साल बाद, तो 40 के बाद 5 साल बाद कितना इसका उम्र हो जाएगा 45 हो जाएगा जैकब का आयु, और उसके पुत्र का आयु हो जाएगा 15 साल। अब बताइए ये 3 गुना है कि नहीं है जैकब, 15 या 45 3 गुना है कि नहीं है। 5 साल के बाद वाला जो आयु होगा जैकब का वो उसके बेटा के आयु से 3 गुना होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 40 साल का जैकब अभी है तो 5 साल के बाद 45 साल होगा, 10 साल का उसका लड़का अभी है तो 5 साल के बाद 15 का होगा। तो देखिए जैकब का आयु 45 हो गया, उसका लड़का का हो गया 15, तो 15 या 45 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ जैकब। और फिर कह रहा था
कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, तो 40 का भी है तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, तो 35 का, माने 35 था 5 साल पहले, और ये 5 साल पहले 5 गुण मतलब 5 साल का था। अभी 10 साल का उसका लड़का है तो 5 साल पहले 5 साल का था ना, और अभी जैकब 40 साल का है तो 5 साल पहले वो 35 साल का रहा होगा जैकब, है ना। अब बताइए 5 साल पहले जो जैकब का आयु है उसके लड़का की आयु के 7 गुना है कि नहीं है, बताइए। 5 सत्ते 35, 7 गुना है ना। चलिए, तो इसीलिए 7 में गुना इधर कर दिए थे तो दोनों यहाँ बराबर हो गया था। देखिए 7 गुना उसके लड़का में किए थे, दोनों बराबर हो गया था ना। और ये ऊपर वाले में देखिए 3 गुना की बात हो रही थी, 15 तिया 45, तो 3 गुना कर दिए थे उसके लड़का में, तो दोनों का उम्र हो गया था बराबर। तब जाके हम दोनों समीकरण निकाले हैं, और समीकरण निकालने के बाद प्रतिस्थापन विधि से x y के मान निकाल लिए हैं। तो जैकब का वर्तमान आयु निकल गया 40 वर्ष, उसके पुत्र का वर्तमान आयु 10 वर्ष। ठीक है, इसी तरह का ये जो क्वेश्चन है आयु वाला क्वेश्चन, ये और भी कई सारे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर ये अच्छा समझ गए हैं तो आने वाला जो क्वेश्चन है उसको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।